ये जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो हेडिंग लिख लो पहले। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे कि मान लो हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है। तुम जैसे अपने रूम का एग्जांपल ले सकते हो जिसमें तुम बैठे हो कि वहां पे कोई एक आइडियल गैस प्रेजेंट है और ऐसा मान लेते हैं कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम डायरेक्शंस में है। बैठिए, ठीक है। अब हम अगर किसी एक पर्टिकुलर एटम पे ध्यान देने लग जाते हैं, सपोज कर लो कि उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो x1 है, ठीक है। अब जो क्यूब है उसकी साइड को a सपोज कर लिया। मॉलिक्यूल x1 वेलोसिटी से दीवार को स्ट्राइक करता है। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जितने कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो ये यहां पे टकराया x1 वेलोसिटी से और वापस x1 वेलोसिटी से रिबाउंड कर गया, ठीक है। तो अगर हमने इसका चेंज ऑफ मोमेंटम बताना हो वो हो जाएगा mx1 माइनस mx1 या वी कैन राइट 2mx1। इसका चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब इस दीवार से टकराया, इधर जाएगा, वापस जब इस दीवार पे दोबारा आके टकराना होगा तो बाय दैट टाइम उसने जाने का a डिस्टेंस कवर किया और वापस आने का a डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा टक्कर होगी, ठीक है। तो हर इतने टाइम के बाद इतना मोमेंटम चेंज करेगा। तो अगर हमने ये टाइम निकालना हो उसे dt सपोज कर लेते हैं, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमने क्यूब की साइड को a सपोज किया है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2a और स्पीड हमने x1 सपोज की थी वो x1 ही रह जाएगी। क्या इतना समझ में आया? अब दैट मीन्स अगर हमने फोर्स बताना हो, इसको मैं F से डिनोट कर लेता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाते हैं dp अपॉन dt, तो F आ जाएगा 2mx1 अपॉन 2a। ये नीचे वाला x1 ऊपर चला जाएगा तो x1 स्क्वायर कर देते हैं, 2 से 2 कटा, F आ गया mx1 स्क्वायर अपॉन a। इतना समझ आया? अब ये एक मॉलिक्यूल ने जो इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है वो ये आता है हमारे पास, और ये हमने उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कंसिडर किया है। ऐसे अगर हम ये ऐसा मान लें कि n मॉलिक्यूल्स हैं, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो F1 प्लस F2 प्लस Fn हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स को, और ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इसलिए इसे Fx से डिनोट कर लेते हैं हम, mx1 स्क्वायर अपॉन a प्लस mx2 स्क्वायर अपॉन a एंड सो ऑन करते करते mxn स्क्वायर अपॉन a तक आ गए। टोटल फोर्स आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। अब अगर हमने ये बताना हो कि ये जो हमने कंटेनर लिया था क्यूबिकल, उसमें हम ये वाली दीवार की बात कर रहे हैं, तो इस दीवार का एरिया अगर निकालोगे तो साइड का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसे मैं px से डिनोट कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा m अपॉन a। इन सब में कॉमन है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू xn स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एरिया होगा ए स्क्वायर। तो दिस मीन्स कि पी एक्स जब निकालेंगे तो m अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस अप टू एक्स एन स्क्वेयर आ जाएगा। अब ए क्यूब क्या होगा यहां पे? वॉल्यूम। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू xn स्क्वेयर। ठीक है। अब क्योंकि रैंडम मोशन है तो मॉलिक्यूल किसी एक साइड को फेवर नहीं करेगा। सब डायरेक्शन में अगर हम उसका प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर अलोंग y एक्सिस m अपॉन v y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू yn स्क्वेयर आ जाएगा। प्रेशर अलोंग z एक्सिस देखोगे तो m अपॉन v z1 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू zn स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि कोई एक साइड फेवर नहीं होने वाली इसलिए px विल बी इक्वल टू py विल बी इक्वल टू pz। प्रेशर तो सब डायरेक्शन में सेम रहता है, उसे हम P सपोज कर लेते हैं। तो अगर ये सारे बराबर हैं तो P को हम लिख सकते हैं px प्लस py प्लस pz अपॉन 3। ठीक है। पहले इतना नोट कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो लिख लो इसे। हाँ जी आदित्य। हाँ वो बाद में करते हैं, अभी ये काम कर लें पहले अपना। कंसिडर अ क्यूबिकल कंटेनर। कंसिडर अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड ए, स्मॉल ए है, ऑफ साइड ए, in which n molecules of an ideal gas are enclosed. आगे है to find the pressure exerted by these molecules we will find the force exerted by these molecules on walls of the container, and divide this force by area of the wall. अब आगे से नोट कर लो। ये आ जाएगा। अब देखो जब तुम इसको एग्जाम में लिखने वाले हो तो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल dp विल बी mx1 माइनस mx1। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐड करते जाना। चेंज इन मोमेंटम ये आ गया, टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट कोलिजन ये आ गया, यूजिंग सेकंड लॉ F इक्वल टू dp बाई dt एंड सो ऑन।
हाँ जी, कर लिया नोट सबने? हाँ जी, हो गया। अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब px प्लस py प्लस pz इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो सब में m अपॉन v कॉमन है, नीचे 3 प्रेजेंट है, ब्रैकेट में आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस सो ऑन करते करते xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर प्लस zn स्क्वायर। ठीक है, अब ये है एक पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस x1 है, अलोंग y एक्सिस y1 है, अलोंग z एक्सिस z1 है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये x1 है और ये y1 है, इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली अगर z एक्सिस पे z1 स्क्वायर है, तो तीनों का रिजल्टेंट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है। तो वो जो हर पार्टिकल की वेलोसिटी है यहां पे, वी कैन रिप्लेस इट 3v c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू cn स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर। ठीक है, अब तुम लोगों ने केमिस्ट्री में वो किया होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की हुई है, पता है क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? नहीं किया हुआ तो समझ लो फिर, ये जो फ्रेज है रूट मीन स्क्वायर, इसको उल्टा करके निकाल लेना है। रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर किया, तो जैसे c1 c2 c3 थे, उनका स्क्वायर किया हुआ है, c1 स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले ले लिया, फिर उनका मीन लेना है, तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू cn स्क्वायर। जब मीन लेना होगा तो टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, फिर उसका रूट कर देना। इसको बोलते हैं CRMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ जी आदित्य, क्या कैसे लिया? मास को C थोड़ी लिया, वेलोसिटी है। अच्छा, m है, तो ये होती है किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये वैल्यू यदि हम यहां डाल दें
तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 1/3 m/v(c²). ये है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। आया समझ में? हाँ जी प्रदीप, कुछ कह रहे हो? कहां से आएगी वो तुम निकाल लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया है? इसकी बात कर रहे हो? नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि जो m है वो एक पार्टिकल का मास है। हमने m तो अलग अलग, हर एक पार्टिकल का मास था ना, जितने मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल का मास m था। डेंसिटी होती है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यदि ये टोटल मास होता, मान ले अगर वैसा करना है ना, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना पड़ेगा तुझे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देगा ना, n/n आ गया, तो ये ऊपर जो nm होगा वो टोटल मास हो जाएगा। कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लो तुम। हाँ यार, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हमने यहां पर n से डिवाइड किया है, तो यहां पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, सही बात है। n आएगा। हाँ जी, हो गया जी, हो गया। अब ये उसकी एक फॉर्म हो गई, प्रेशर का एक्सप्रेशन जो आया। फिर इसी को लिख देते हैं P = 1/3 ρc², जहां रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस। हाँ जी प्रदीप, खुशकरण। लो जी, कर लिया जी सभी ने? ठीक है। अब अगर हमने ये जो प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव किया, इसे हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करना हो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mc²। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो P/K 2/3 ρ/m, c² कट जाएगा। टोटल मास ले लेंगे ना हम, क्योंकि अब हम टोटल एनर्जी बताना चाहते हैं। तो
प्रेशर हो गया 2/3 टाइम्स रो बाय एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब डेंसिटी अपॉन मास क्या होता है, वॉल्यूम, या 1/v, 1/v। तो P हो जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, प्रेशर इज 2/3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। हो गया जी, ठीक है जी। फिर हमने ये जो अभी डिराइव किया एक्सप्रेशन, इसी को अगर यूज कर लें, पी वी इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यहां पे पी वी की बजाय हम एनआरटी भी लिख सकते हैं क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आइडियल स्टूडेंट नहीं होता हम उसकी भी बात करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल इंजन भी नहीं होता हम उसकी भी बात करेंगे। अब ये देख, हर बार हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि हम ट्राई ये करते हैं कि यहां तक पहुंच सके। तो एन आर टी इक्वल टू 2/3 mc²। यहां से अगर हमने c का एक्सप्रेशन निकालना हो तो 3, हाँ जी हाँ जी, इंटू 1/2 करते हैं, सही बात है, 1/2 mc²। तो ये 2 यहां कट जाएगा। अब c² को हम लिख सकते हैं 3nRT/m, या c को लिख सकते हैं 3nRT/m का अंडर रूट। अब यहां पे n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m है टोटल मास, तो n/m क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो C will be equal to 3RT/, मॉलिक्यूलर मास को म्यू से डिनोट कर लेते हैं। ये हेडिंग लिख लो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कर लो नोट इसको।
हाँ जी, हाँ जी जय बोलो। जाओ जी जाओ, कर लिया सबने नोट? इसमें आगे तुम्हें जो यूटिलिटी रहेगी ना, यहाँ पे हमने डिराइव कर दिया C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अंडर रूट और C1 अपॉन C2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 का अंडर रूट। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसको कई जगह अप्लाई करेंगे। एक एप्लीकेशन जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमने कहीं ऐसा प्रेडिक्ट करना हो कि किसी पर्टिकुलर प्लेनेट पे या किसी हेवनली ऑब्जेक्ट पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है, और यदि है तो वहां पे कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, वो हम इसे यूज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लो हमने ये देख लिया कि प्लेनेट का सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यदि हमें पता है वहां का, तो वहां की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेंगे कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितनी हो सकती है। ठीक, अब +1 में हम ग्रेविटेशन में करते हैं एस्केप वेलोसिटी कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी है तो वो एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो प्लेनेट के साइज से हमें हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी पता लग जाती है। अगर उस प्लेनेट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है, तो हमें वहां की गैसेस की हमें पता है कि कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, उन सब के मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। तो टेम्परेचर और मास पुट करके हम सभी गैसेस की उस प्लेनेट पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इनमें से जिनकी आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, वो गैसेस वहां से एस्केप कर जाएंगी, कभी भी रही होंगी तो एस्केप कर चुकी होंगी। लेकिन यदि एस्केप वेलोसिटी से कम है तो गैसेस वहां के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी। दिस इज हाउ वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर that can be present on a planet. समझ में आया? क्वेश्चन लिखो एक। हाँ जी आदित्य। इसमें मैंने अभी तुम्हें बिल्कुल ब्रॉड सी आउटलाइन दी कि हमें प्लेनेट का डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस से वहां का पीक टेम्परेचर बता सकते हैं। फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है, या नहीं भी पता, हमें सारी गैसेस तो पता है कौन कौन सी एग्जिस्ट कर सकती हैं। सभी का चार्ट बना लेंगे कि किसकी इस टेम्परेचर पे कितनी कितनी वेलोसिटी हो सकती है। अब अगर एस्केप वेलोसिटी इनसे कम है तो एस्केप कर गई, ज्यादा तो वहां हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली गैसेस वहां प्रेजेंट हो सकती है। डिस्टेंस है, सन से कितना डिस्टेंस है वहां का? अच्छा ये कह रहा है तू। अगर हमें इसमें हम ऐसा करते हैं, यहां पर ये सन प्रेजेंट है और इससे x डिस्टेंस पे कोई एक प्लेनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो सन रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो पर सेकंड सन के सरफेस से कितनी एनर्जी निकलती है वो हमें पता है। ठीक, अब इस डिस्टेंस पे मैंने एक सफियर को इमेजिन कर लिया। मान ले हम एक रफ एग्जांपल लेते हैं कि सन से 1 मिलियन जूल्स पर सेकंड निकलते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन जूल जो पर सेकंड निकले हैं वो चारों ओर बिखरते रहेंगे। बाय द टाइम वो यहां पहुंचेगा तो मैंने इस सफियर का एरिया निकाल लिया। मान ली इसका एरिया आता है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जो 1 मिलियन जूल निकले सब डायरेक्शन में, 1 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंचने में 1 स्क्वायर किलोमीटर को 1 जूल मिलेगा। ठीक है, तो यहां मुझे पता है कि प्लेनेट का एरिया कितना है, तो वहां पर मान ले प्लेनेट का एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर है, तो पूरे प्लेनेट को 2 जूल हीट एनर्जी मिली।
अब 2 जूल्स हीट एनर्जी से वहां का टेम्परेचर कितना हो सकता है निकाला जा सकता है। हाँ हाँ, अरे वहां तक उतनी हीट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? वो तो पहुंच रही है ना, पहुंच गई। अब वो हीट अगर पहुंच गई, वो वहां के सरफेस से टकरा के आने से पहले ही एटमॉस्फेयर में से जाएगी, तो एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। अगर एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है, वहां पे गैसेस हैं, तो उनको हीट अप कर रही है। वो एनर्जी कितनी जा रही है उससे हम बता सकते हैं वहां का टेम्परेचर कितना होगा। वो हमें पता लग जाएगा इससे, वही तो। और क्या बता रहे हैं? हाँ जी, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ट्रैप नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कर लिया नोट यहां तक सबने? क्वेश्चन लिखो फिर। फाइंड द टेम्परेचर at which the RMS velocity, the root mean square velocity of sulfur dioxide gas will be twice the RMS velocity of oxygen gas at 127 degrees Celsius. हाँ जी, find the temperature at which RMS velocity, root mean square velocity of sulfur dioxide gas will be twice the RMS velocity of oxygen gas at 127 degree Celsius. अरे क्वेश्चन पढ़ के तो देख यार। हाँ जी, कैसे करेगा प्रदीप? गलत है, गलत है। लो जी, कैसे करोगे? मेथड बता दो मुझे। हाँ जी, ये वाला लगेगा, ठीक है। हमें चाहिए कि RMS velocity of sulfur dioxide should be equal to 2 times of RMS velocity of oxygen gas. तो सल्फर के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 3RT मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना होगा? 64 का अंडर रूट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3R, कितना टेम्परेचर दिया ऑक्सीजन का? दैट मीन्स
400 अपॉन O2 का मास कितना होगा 32 अंडर रूट। तो 3R से 3R कट गया, 1/64 का रूट था 1/8 आ गया यहां पे। 2 इंटू 400 का अंडर रूट है 20 अपॉन 4√2। यहाँ पे टी अंडर रूट टी है यहाँ पे। हाँ जी, बेटा पिछली बार आप प्रेजेंट नहीं थे, मैंने बताया था कि जितने भी एक्सप्रेशंस में कैपिटल टी आता है ना, तो समझ लो वहां पे केल्विन्स में ही करना है। नहीं जी, डिफरेंट आएगा। तो ये यहां हम 2 पे काट देते हैं, तो अंडर रूट टी इक्वल टू 2 2 4, 4 इंटू 20 अपॉन √2 स्क्वायर कर देते हैं, तो t इक्वल टू 16 इंटू 400 अपॉन 2, 3200 केल्विन। हाँ जी, कर लिया सभी ने? मेथड भी समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लिख लो हेडिंग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम 2 ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उससे आसान मेथड होता है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो मैं जिस कमरे में खड़ा हूं उसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने किसी एक पॉइंट को, मान लो यहां पर एक पॉइंट है, इसे ओरिजिन सपोज कर लिया और एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स यहां से बना दिए। एक्स वाई प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, जेड एक्सिस यहां से बाहर आ रही है। अब इस कमरे में यदि एक हीलियम गैस का मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया जाए तो मुझे उस मॉलिक्यूल की पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 3। दैट मींस उस हीलियम गैस के मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ हीलियम अगर मैं नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल छोड़ते हैं N2, हीलियम मोनोएटॉमिक था, अब हमने डायटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़ा है। ठीक है, हमें उसकी बॉन्ड लेंथ पता है कितनी है। तो अब मैं किसी एक गिवन इंस्टेंट पे उस मॉलिक्यूल की पोजीशन स्पेसिफाई करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए? हाँ जी, 5। क्यों 5? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पास ये एक
नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, कितना बॉन्ड होता है इनके अंदर? सिंगल होता है कि डबल होता है? ट्रिपल होता है। हमें बॉन्ड लेंथ पता है, कमरे में कहीं भी हो सकता है। एक अकेले एटम के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई और जेड। तो मान लो इसके लिए चाहिए x1 y1 z1, इसके लिए चाहिए x2 y2 z2। तो टोटल 6 चाहिए थे हमें, लेकिन क्योंकि हमें इनकी बॉन्ड लेंथ पता है, तो सपोज कर लो कि वो r के बराबर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। r होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, अगर मुझे r पता है और इधर 6 में से 5 अननोन्स पता है, तो एक अननोन बच गया, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट मींस मुझे 5 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स, जब तो मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। जब ये डायटॉमिक हो जाएगा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया हो, अब ट्राइएटॉमिक आ गया, अब बताओ कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 7, 3 3 3, टोटल तो 9 हो गए थे, लेकिन क्योंकि 2 बॉन्ड लेंथ से हम 2 अननोन्स निकाल सकते हैं, इसलिए 7 हो गया। अच्छा, अगर वाटर वेपर का एक मॉलिक्यूल छोड़ा हो, फिर क्यों? हाँ, हाँ जी। अब यहां पर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट रिलेशंस अवेलेबल हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तीसरा या तो इनका डिस्टेंस मान सकते हो या इनका एंगल मान सकते हो। अगर एंगल भी पता है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप तीसरा अननोन निकाल सकते हैं। तो 9 में से 3 आप निकाल सकते हो, दैट मींस 6 चाहिए होंगे। तो दैट मींस ट्राइएटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटीज है। जब तो लीनियर मॉलिक्यूल था तो 7 है, जब एंगुलर मॉलिक्यूल है तो 6 हो जाते हैं। ठीक है, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n इक्वल टू 3a माइनस आर। लिख लेते हैं हम इसको, स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द मिनिमम नंबर, the minimum number of coordinates required to the minimum number of coordinates required to completely specify the position of a molecule are known as its degrees of freedom.
mathematically the degrees of freedom are given by ये लिख लेना n equal to 3a minus r, where a is number of atoms in the molecule, and r is the number of independent relations between the atoms. जैसे मोनोएटॉमिक में नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो मोनोएटॉमिक के लिए n will be equal to 3 into 1 minus 0, 3 आ गया. डायटॉमिक के लिए 3 into 2 माइनस, अब इंडिपेंडेंट रिलेशन उनके बीच का डिस्टेंस है तो 1 आ गया, -1 कर देंगे, इक्वल टू 5 हो गया. ट्राइटॉमिक लीनियर 3 into 3 माइनस, अब ये वाला डिस्टेंस, हाँ बेटा हमने यहां सुन यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस. एक ये वाला रिलेशन है, एक ये वाला रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, तो ये वाला बाकी उन दो पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इंडिपेंडेंट नहीं है वो, तो इसलिए -2 इक्वल टू 7. एंगुलर पे आए तो 3 into 3 माइनस, अब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, 3 रिलेशन हो सकते हैं, या ये दोनों डिस्टेंस और ये एंगल हो सकता है. एंगल और ये डिस्टेंस अलग अलग नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो 3 इंडिपेंडेंट रिलेशंस आएंगे, तो यहां पे 6 आ जाएगा. आया समझ? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, करो नोट फिर. हाँ जी, कर लिया सभी ने? तो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो लॉ है वो भी लिख लो जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन, इक्वी यानी इक्वल, पार्टीशन इक्वल पार्ट्स में बंटी हुई है. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. It states that the total energy of a molecule of gas
of a molecule of gas is equally divided among all its degrees of freedom. And the energy associated with each degree is half kT, where K is Boltzmann's constant, and T is absolute temperature of the gas. Boltzmann's constant हाँ जी, कैपिटल T is absolute temperature of the gas. अब ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसकी हमारे लिए जो यूटिलिटी है, हम इस लॉ को यूज करके मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक जो गैसेस हैं, अगर हमें उनकी एटॉमिसिटी पता हो तो हम उनके स्पेसिफिक हीट्स जो हैं Cp और Cv वो निकाल सकते हैं। तो उसको समझ लेते हैं पहले एक बार कैसे करना है। अगर हम 1 मोल ऑफ अ गैस ले लेते हैं तो जो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, हमने अभी बोला कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो हाफ kT है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहला केस लेता हूं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है हाफ kT, तो यहां पर मोनोएटॉमिक में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसलिए एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी 3/2 kT। ठीक है, और क्योंकि 1 मोल ले रहे हैं इसलिए हम इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3/2 R इंटू टी। ठीक है, अब सपोज करो हम इसको हीट करते हैं एट तुमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कभी पढ़ा नहीं पहले? हाँ जी,